अब हम देखेंगे डीमेरिट्स। क्या देखेंगे? डीमेरिट्स। तो एक सब हेडिंग बना दो डीमेरिट्स का। भाई हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। फायदा तो देख लिया, अब बुराई देखते हैं। मुझे बताओ, तुमने मेल कर दिया इंफॉर्मेशन लेने के लिए, सामने वाली पार्टी को क्या कर दिया? मेल कर दिया। अब ये बात की गारंटी कौन लेगा कि वो जिम्मेदारी से मेल चेक करेगा? मेल चेक करेगा तो जवाब हाथों हाथ देगा, है ना? इन सब चीजों की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका मतलब ये हुआ कि इस मेथड की एक दिक्कत है कि तुम तो मेल कर देते हो, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्ट लेगा या नहीं लेगा ये उसके हाथ में, तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये उसके हाथ में। क्या पता वो ध्यान ही ना दे, क्या पता वो मेल ही ना खोले। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंफॉर्मेशन देने वाला लापरवाह इंसान है, अगर इंफॉर्मेशन देने वाला लापरवाह इंसान है तो तुम क्या कर लोगे? ठीक है, तो पहली दिक्कत इसकी यही है, इस मेथड की, लैक ऑफ इंटरेस्ट। इस मेथड में इंटरेस्ट की बहुत कमी रहती है। सामने वाले लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, ध्यान देते ही नहीं है। महीनों महीनों हो जाते हैं, लोग मेल चेक नहीं करते अपने। समझ रहे हो? तो लिखो मैनी इन्फॉर्मेंट्स। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इन्फॉर्मेंट्स किसे कहते हैं। इन्फॉर्मेंट्स वो व्यक्ति होता है जो क्या देगा? अपने बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो लिखो मैनी इन्फॉर्मेंट्स फेल टू रिटर्न। मैनी इन्फॉर्मेंट्स फेल टू रिटर्न क्वेश्चनर। मतलब क्वेश्चनर तक वापस नहीं करते हैं भरने के बाद। फेल टू रिटर्न क्वेश्चनर्स बिकॉज दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट। ना तो भरते हैं ना भर के वापस करते हैं। इतने लापरवाह लोग हैं तुम्हारी तरह बिल्कुल। बिकॉज दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट, दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ, इंटरेस्ट तो वो लेते नहीं है। चलो इंटरेस्ट अगर मान लेते हैं ले भी लिया, इस बात की गारंटी क्या है कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने उसमें भरी है वो सही है? हम तो है नहीं वहां पर, हम तो चेक कर नहीं रहे, हम तो उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देख रहे। वो इंफॉर्मेशन अपनी मर्जी से भर रहे हैं। अगर वो हमको अपनी इनकम गलत बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो वहां पर है नहीं है जो पूछेंगे और पता करेंगे। समझ रहे हो? कहने का मतलब ये हुआ कि मेलिंग मेथड में सामने वाले बंदे को डर नहीं होता, वो गलत बता देगा हमें। और तुम्हें मालूम ही है आज के समय में तो लोग सच कम बताते हैं और झूठ ज्यादा बताते हैं। ठीक है, तो बी लिखो बायस्ड। बायस्ड का मतलब गड़बड़, गलत इंफॉर्मेशन, है ना? अगर इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति गड़बड़ करने वाला व्यक्ति है तो वो गड़बड़ करेगा ही करेगा। लिखो इफ इंफॉर्मेंट्स, मतलब अगर वो व्यक्ति धोखेबाज है तो वो धोखेबाजी ही करेगा। चोर से क्या उम्मीद करते हो? चोर से उम्मीद करते हो चोरी की। लिखो इफ द इंफॉर्मेंट्स आर बाइज्ड, इफ द इंफॉर्मेंट्स आर बाइज्ड मतलब कि जानकारी देने वाला व्यक्ति क्या है? बाइज्ड है, मतलब कि गड़बड़ करता है। इफ द इंफॉर्मेंट्स आर बाइज्ड देन information will also be biased. If the informants are biased then information will also be biased. Then information also be biased. मतलब अगर वो व्यक्ति बाइस्ड है तो वो इंफॉर्मेशन भी हमको कैसी देगा? बाइस्ड इंफॉर्मेशन देगा। Then information will also be biased. अब लिखो सी, तीसरा लिमिटेड यूज। लिमिटेड यूज, मुझे बताओ, तुमने मेल तो कर दिया, तुमने सामने वाले बंदे को मेल तो कर दिया, लेकिन उसे पढ़ना ही नहीं आता, इंटरनेट चलाना ही नहीं आता, इन सब चीजों की नॉलेज ही नहीं है, टाइप करना नहीं आता, तो बताओ क्या वो कभी तुम्हें जवाब दे पाएगा? क्या वो कभी मेल खोलकर चेक कर पाएगा? क्या क्वेश्चनर के क्वेश्चंस पढ़ पाएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेथड केवल वहीं पर काम आ सकता है जहां पर सारे लोग मेरी तरह क्या होते हैं? पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं। इसलिए इस मेथड का यूज कैसा है? लिमिटेड है।
इस मेथड का इस्तेमाल तुम सिर्फ उन लोगों के लिए कर सकते हो जो बिल्कुल मेरी तरह पढ़े लिखे होते हैं, ना कि तुम्हारी तरह नालायक होते हैं। समझ रहे हो इस चीज को? तो लिखो, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली, दिस मेथड कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन इंफॉर्मेंट्स आर एजुकेटेड। मतलब जब इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति कैसा होगा? एजुकेटेड। ओनली व्हेन informants are educated. This method can be used only when informants are educated. तो अगर वो व्यक्ति एजुकेटेड है तब तो तुम इस मेथड का इस्तेमाल करना, अदरवाइज मत करना। मतलब कि इसका इस्तेमाल सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए किया जा सकता है। कौन से लिमिटेड लोग? जो एजुकेटेड हैं। ठीक है, नालायक लोगों के लिए तो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। नालायक लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनके लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। और जब तुम खुद जाओगे तो इसी मेथड को क्या बोल दिया जाएगा? इन्यूमरेटर मेथड। मैंने इसके बारे में भी समझा दिया था, अब हम पढ़ेंगे। तो कैपिटल ए के बाद अब हमें अगला मेथड पढ़ना है, इसी का ही। लिखो बी, इन्यूमरेटर्स मेथड। इस मेथड में क्या होता है? देखो, इस मेथड में भी कोई नई चीज नहीं है। इस मेथड में वो व्यक्ति खुद लेकर जाएगा क्वेश्चनर। इस मेथड में वो मेनली करेगा। मेल क्यों करेगा? इस मेथड में वो इन्यूमरेटर खुद लेकर जाएगा अपने साथ क्वेश्चन पेपर। और जब वो क्वेश्चन पेपर खुद लेकर जाता है तो अब उसको हम क्वेश्चन पेपर नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे शेड्यूल। इसको बोलते हैं स्केड्यूल। तो अब उसी बात को, उसी चीज को अलग तरीके से लिखना है बस। ठीक है, तो इन्यूमरेटर्स मेथड के आगे ही लिखो, डायरेक्टली यहीं से लिख दो। लिखो, इन दिस मेथड इन्यूमरेटर, इन दिस मेथड enumerator himself, himself मतलब खुद से। in this method enumerator himself approaches informants, मतलब वो खुद अप्रोच करेगा। approaches informants with questionnaires, questionnaires के साथ, मतलब questionnaires साथ में लेकर जाएगा with क्वेश्चनर्स। ठीक है, और तब क्या इसको क्वेश्चनर बोलोगे? नहीं, फिर इसका नाम हो जाएगा शेड्यूल। तो लिखो, जब वो व्यक्ति अपने साथ हाथ में क्वेश्चन पेपर खुद लेकर जा रहा है, अब इसको क्वेश्चन पेपर नहीं बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे शेड्यूल। तो लिखो, फुल स्टॉप के बाद लिखो, द क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर्स मेथड, द क्वेश्चनर बाय इन्यूमरेटर्स मेथड, the questionnaire by enumerators method is known as schedule। क्या बोला जाता है? schedule। the questionnaire by enumerators method is known as schedule। ठीक है, अब उसी चीज को वो जब खुद लेकर जा रहा है तो भाई सीधी सी बात है, नाम तो होना ही चाहिए, तो उसको बोलते हैं शेड्यूल। इसके भी हम क्या देखेंगे? मेरिट्स। तो मेरिट्स में लिखो नंबर ए, सबसे पहला मेथड, सॉरी सबसे पहला मेरिट, फायदा। मुझे बताओ, वो बंदा खुद जा रहा है तो बताओ, पर्सनल कांटेक्ट है ना। पर्सनल का मतलब क्या होता है? मैं इंफॉर्मेशन लेने आया तुम्हारे पापा से, अब तुम्हारे पापा मेरे सामने, मैं तुम्हारे पापा के सामने। अब अगर हमें एक दो बातें और पूछनी है तो बताओ, मैं पूछ सकता हूं ना। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें भी पूछना चाहूंगा तो मैं पूछ सकता हूं, और तुम्हारे पापा सामने हैं ही और वो आराम से बता भी देंगे। तो आपस में क्या हो जाता है? पर्सनल कांटेक्ट हो जाता है। देखो, जब हम किसी से फोन पर बात करते हैं तो फोन पर तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, झूठ भी बोल देगा कि मैं अभी घर पर नहीं हूं, है ना। लेकिन जब आमने सामने बंदा होता है तो झूठ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्यों? क्योंकि पर्सनल कांटेक्ट है। कांटेक्ट कैसा है? पर्सनल है। सही बात है ना। तो लिखो, पर्सनल कांटेक्ट में मतलब कि हम आपके सामने, आप हमारे सामने, हमारे और तुम्हारे बीच कोई नहीं है। तो लिखो, इन दिस मेथड देयर इज, इन दिस मेथड देयर इज पर्सनल कांटेक्ट एग्जिस्ट। इन दिस मेथड देयर इज पर्सनल कांटेक्ट एग्जिस्ट। पर्सनल कांटेक्ट एग्जिस्ट करता है इस मेथड में। पर्सनल कांटेक्ट एग्जिस्ट।
और दूसरी चीज, मुझे जो भी जानना है, कोई सी भी बात, कोई सी भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी, सामने वाला बंदा हाजिर है। क्यों? तुम्हारे पापा सामने खड़े हुए हैं, सब कुछ बता देंगे। अगर मैं कोई छोटी बात पूछना चाहता हूं वो भी बता देंगे, और अगर कोई बड़ी बात पूछना चाहता हूं वो भी बता देंगे। मतलब इंफॉर्मेशन कैसी मिलती है? इंफॉर्मेशन पूरी तरह से कंप्लीट मिलती है, कंप्लीट। तो दूसरा फायदा लिखो इस मेथड का कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो इंफॉर्मेशन पूरी तरह से क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो लिखो कंप्लीटनेस। क्या है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट, है ना? तो लिखो, देखो जब तुम किसी को मेल करते हो ना, तो मेल का जब वो जवाब देता है तो वो कुछ क्वेश्चन छोड़ भी सकता है, लेकिन अब तो बंदा तुम्हारे सामने हाजिर है और मैं खुद भरूंगा। तुम्हारे पापा को नहीं भरना शेड्यूल, शेड्यूल कौन भरेगा? मैं भरूंगा अपनी मर्जी से। तो जो जो मैं पूछूंगा वो तुम्हारे पापा बताएंगे और मैं भरता जाऊंगा उसमें। तो एक एक बात पता चल जाएगी। तो लिखो, शेड्यूल्स आर कंप्लीटेड, शेड्यूल्स आर completed because these are filled, because these are filled by enumerator, these are filled by enumerators। इसको कौन भरता है? इसको खुद इन्यूमरेटर भरता है ना? तुम्हारे पापा को कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं आऊंगा और मैं एक एक बात पूछूंगा जरूर, लेकिन भरूंगा खुद। फील्ड बाय इन्यूमरेटर्स। तो देखो, जहां कुछ फायदे वहां कुछ नुकसान भी होते हैं, जहां कुछ फायदे वहां कुछ नुकसान भी होते हैं। तो अब समय आ गया है डीमेरिट्स का। डीमेरिट्स, तो सबसे पहला डीमेरिट होता है, एक बात मैं बता देता हूं, मुझे बताओ यहां पर जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए गया है उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इन्यूमरेटर बोलते हैं ना। बताओ, क्या ये व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा? पढ़ा लिखा होगा। क्या ये व्यक्ति टैलेंटेड होगा? ये व्यक्ति टैलेंटेड होगा। क्या ये व्यक्ति कैलकुलेशन वगैरह करना जानता होगा? बिल्कुल जानता होगा। क्या ये व्यक्ति हाईली क्वालिफाइड होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पता है, इन्यूमरेटर के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ये बहुत ही क्या होते हैं? महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव। इनकी जो मंथली सैलरी होती है बहुत ज्यादा होती है। ये सरकारी आदमी होते हैं, ये ऐसे ही नहीं जाते हैं, इनको गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन होती है जाकर बातचीत करने की। तो ये पढ़े लिखे भी होते हैं और ये पैसे भी ज्यादा लेते हैं, तो इसलिए ये मेथड थोड़ा सा क्या होता है? एक्सपेंसिव होता है। ये मेथड भाई कैसा होता है? एक्सपेंसिव होता है, मतलब कि महंगा होता है। तो लिखो एक्सपेंसिव के लिए। और इनको ना इस चीज के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर कोई भी चल देगा। प्रॉपर इनको क्या मिली हुई होती है? ट्रेनिंग। तो लिखो, दिस मेथड इज more expensive, this method is more expensive because it includes trained investigators, because it includes trained investigator। इसके अंदर जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इसके अंदर जो इन्यूमरेटर होता है, वो कैसे होते हैं? ट्रेंड होते हैं, माहिर होते हैं और महंगे होते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है ये वाला मेथड। अब लिखो बी पॉइंट। अगली दिक्कत है टाइमिंग की। ये मेथड बहुत ही ज्यादा टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग, समय बहुत लगता है इस मेथड में। वही इन्यूमरेटर क्वेश्चन पेपर तैयार करेगा, फिर उसको लेकर जाएगा, फिर एक एक व्यक्ति से पूछेगा ही नहीं, एक एक बात को भरेगा खुद। बताओ, बहुत ही ज्यादा समय लगता है, तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत है। तो लिखो, इन दिस मेथड मोर कंजप्शन ऑफ टाइम, इन दिस मेथड मोर कंजप्शन ऑफ टाइम, मतलब समय बहुत लगेगा। इन दिस मेथड मोर कंजप्शन ऑफ टाइम। अब मुझे बताओ सोच समझकर, क्या ये इन्यूमरेटर सरकारी आदमी है? तो क्या सरकारी आदमी घपले नहीं करते? मुझे बताओ, आज के टाइम में सबसे ज्यादा घपलेबाजी कहां पर होती है? सबसे ज्यादा घपलेबाजी सरकार में ही होती है। और कहां होती है?
अगर ये व्यक्ति गवर्नमेंट की तरफ से आया है तो क्या ये घपला नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। मुझे बताओ, अगर तुम इस व्यक्ति को ये बोल दो कि भाई 1000 रुपए ले ले और मेरे बारे में सही सही बात मत लिखो, तो ये व्यक्ति मान जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि क्या इस मेथड में बायसनेस हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। भले ही ये आदमी सरकार का है, लेकिन अभी जरा इसको 2000 रुपए दे दो, ये आदमी तुम्हारा हो जाएगा। बताओ, मानोगे नहीं मानोगे? पुलिस को क्या तुम रिश्वत नहीं दे सकते? पुलिस को तुम आराम से रिश्वत दे दो और वो अभी तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगी। पिक्चरों में भी देखा होगा, रियल में भी होता है। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर भी पार्शियलिटी जरूर होती है। तो लिखो पार्शियल। पार्शियल का मतलब वही होता है कि है ये सरकार का आदमी, लेकिन ये काम हमारे हिसाब से भी कर लेगा। जैसे कि मान लो तुमने ना घर के अंदर फैक्ट्री लगा रखी है, तुमने घर के अंदर किसी ना किसी चीज की क्या लगा रखी है? फैक्ट्री लगा रखी है। अब मुझे बताओ, जब तुमने घर में फैक्ट्री लगा रखी है और 4-5 लोग आ जाएं गवर्नमेंट के, तो बताओ तुम फंस जाओगे ना। तो तुमने क्या करा? तुमने उन चारों पांचों को 5-5 हजार रुपए दे दिए। बताओ अब क्या वो रिपोर्ट करेंगे पीछे? कोई रिपोर्ट नहीं करेगा। तो बस इस मेथड में भी यही दिक्कत है, पार्शियल। अभी वो जरा सी देर में तुम्हारा काम कर देता है। तो लिखो, इफ इनमरेटर्स आर बायस्ड, इफ इनमरेटर्स आर बायस्ड मतलब कि अगर यही गड़बड़ कर दे, ये तो वही बात हो गई, अपना ही बंदा धोखा दे गया। मैंने इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपना बंदा भेजा था और वो बंदा ही खरीद लिया गया। बताओ, इफ इनमरेटर्स आर बायस्ड देन डाटा विल नॉट बी एक्यूरेट। इफ इनमरेटर्स आर बायस्ड देन डाटा विल नॉट बी एक्यूरेट। तो फिर डाटा एक्यूरेट रहेगा कहां? वो बंदा ही धोखेबाज निकला जिसको हमने भेजा था। ऐसे समझ लो, अपने ही बच्चे ने धोखा दे दिया। जिस बंदे को हमने भेजा भरोसा करके कि जाओ डाटा इकट्ठा करके लेकर आओ, उसी ने ही डाटा में गड़बड़ कर दी। इफ इनमरेटर्स आर बायस्ड देन डाटा विल नॉट बी एक्यूरेट। तो डाटा भी एक्यूरेट नहीं मिलने वाला। जिस व्यक्ति को भेजता वही व्यक्ति धोखा दे गया। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। समझ रहे हो वाला डायलॉग? तो देखो, क्वेश्चनर हो चाहे स्केड्यूल हो, लेकर जाओगे तो इनमरेटर मेथड, और अगर लेकर नहीं जाना चाहते, मेल करना चाहते हो, कर दो मेल, तो मेलिंग मेथड। लेकिन तुम्हें क्वेश्चनर तो तैयार करना पड़ेगा ना। क्या तुम स्केड्यूल बनाओगे नहीं? पहले बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, तो टेस्ट लेने से पहले क्वेश्चन पेपर तैयार करना पड़ता है। तो एग्जाम में आता है कि गुड क्वेश्चनर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। एक बेस्ट क्वेश्चनर या बेस्ट स्केड्यूल आप किसे बोलोगे? मतलब कि अगर क्वेश्चनर तैयार करना है, उसकी कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन मतलब क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। तो क्वेश्चन पेपर तैयार करते समय तुम्हें कौन कौन सी बातें का ध्यान रखना पड़ेगा। तो मुझे बताओ, स्टूडेंट को कौन सा क्वेश्चन पेपर ज्यादा पसंद आता है? वो क्वेश्चन पेपर जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, या फिर वो क्वेश्चन पेपर जिसमें लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं? सीधी सी बात है, अगर नालायक बच्चों से पूछो या किसी भी बच्चे से पूछो तो वो यही बोलेगा कि सर वो क्वेश्चन पेपर बड़ा अच्छा लगता है जिसमें कम से कम क्वेश्चंस हो। तो भाई सीधी सी बात है, वही क्वेश्चन पेपर सबको पसंद आता है जिसमें कम से कम क्वेश्चंस हो। तो पहली क्वालिटी तो यही है। लिखो पहली क्वालिटी, लिमिटेड क्वेश्चंस। हेडिंग डाल देना। अगर किसी बच्चे ने हेडिंग नहीं डाला है तो पहले हेडिंग डाल देना, हेडिंग के बाद लिखना लिमिटेड क्वेश्चंस। ऐसा क्वेश्चन पेपर होना चाहिए जिसके अंदर क्वेश्चंस लिमिटेड हो। अब लिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि सारी बातें ना पूछो, बातें तो सारी पूछ लो, लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस ना हो कि सामने वाला बताने में सोचे कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। मान लो मैं तुम्हारे पापा से कुछ जानकारी लेना चाहता हूं, तो जानकारी लेने का मतलब ये थोड़ी ना है मैं दुनिया भर की बातें पूछूंगा। कुछ कुछ खास खास इंपॉर्टेंट बातें पूछ ली जाएंगी, बस, इससे ज्यादा नहीं। समझ रहे हो इस चीज को? तो लिखो लिमिटेड क्वेश्चंस के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस शुड बी लिमिटेड and only related to the number of questions should be limited, number of questions
should be limited and only related to the purpose of inquiry and only related and only related to the purpose of inquiry, only related to the purpose of inquiry. पर्पस ऑफ इंक्वायरी का मतलब ये हुआ कि इधर उधर के फालतू के क्वेश्चन ना हो, मुद्दे की बातें हो। जैसे कि मान लो एक बात पूछता हूं, मैं एक टीचर हूं, मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स, तो मैं तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स का टीचर हूं। अब मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारे रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहता हूं, तो बताओ मैं कैसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि ये स्कूल से कितने बजे तक आ जाता है बच्चा आपका, ये घर पर कितने घंटे पढ़ता है, ठीक है, क्या घर पर इसके पास मोबाइल है जिसमें इंटरनेट की फैसिलिटी है या नहीं है, ताकि मैं कुछ क्लासेस भेजूं घर पर तो बच्चा उसे कर ले, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा, ये है पर्पस मेरा। अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपके रिश्तेदार कौन कौन से हैं, कहां कहां पर रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, आप कौन सी कंपनी में काम करते हो, कितने साल से काम कर रहे हो। तो वो कहेंगे आप टीचर हो, बच्चे के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछो, हम जरूर बताएंगे, लेकिन आप इधर उधर के क्वेश्चंस मत पूछो। भाई सीधी सी बात है, इधर उधर के मैं पूछूंगा ही क्यों, इसलिए लिखा हुआ है कि सिर्फ क्वेश्चन किससे रिलेटेड होने चाहिए, पर्पस ऑफ इंक्वायरी, कि तुम्हारे इंक्वायरी का पर्पस क्या है। अब मैं टीचर हूं तो मैं तो अपने टीचर के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस पूछूंगा, कोई दूसरा व्यक्ति होगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समझ रहे हो इस चीज को। तो क्वेश्चंस होने चाहिए लिमिटेड और हमेशा पर्पस वही होना चाहिए जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। अब सेकंड खासियत देखते हैं, एक गुड क्वेश्चनर की पहली खासियत होती है कि क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, लिमिटेड। दूसरी खासियत ये होती है कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत ही क्या होनी चाहिए, सिंपल। तो दूसरी खासियत है सिंप्लिसिटी। क्या खासियत है, सिंप्लिसिटी। तो अगर पेपर में आ जाए ना कि गुड क्वेश्चनर की क्वालिटीज बताइए, गुड क्वेश्चनर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, गुड क्वेश्चनर के फीचर्स बताइए, गुड क्वेश्चनर की प्रॉपर्टीज बताइए, गुड क्वेश्चनर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो बताइए, तो तुम्हें ये सारी बातें लिखनी है, 5 या 6 नंबर में आ जाता है। तो लिखो सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब क्वेश्चंस की लैंग्वेज बिल्कुल कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, आसान होनी चाहिए। तो लिखो लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल, लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल, कॉमा ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब भी वही होता है, आसान, मतलब कि बहुत ही स्पष्ट। बताओ कैसे क्वेश्चन पसंद आते हैं तुम्हें एग्जाम में, वो क्वेश्चन पसंद आते हैं जिनमें समझ में नहीं आ रहा पूछ क्या रहा है, या फिर वो क्वेश्चन अच्छे लगते हैं जिनमें आराम से पता चल जाता है। भाई आराम से पता चल जाता है, ठीक है, सिंपल, कॉमा ल्यूसिड एंड क्लियर। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि एक ही बार में क्लियर हो जाए कि पूछा क्या जा रहा है। लैंग्वेज शुड बी वेरी सिंपल, कॉमा ल्यूसिड एंड क्लियर। मैथमेटिकल क्वेश्चंस इसी में लिखा हुआ है, फुल स्टॉप के बाद लिखो मैथमेटिकल क्वेश्चंस should not be given। मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। कुछ बच्चों का मैथ्स वीक होता है और कुछ लोगों का मैथ्स वीक होता है, तो वो ये कहते हैं कि मैथमेटिकल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। मैथमेटिकल क्वेश्चंस शुड नॉट बी गिवन, मैथमेटिकल क्वेश्चंस शुड नॉट बी गिवन। अब मान लो तुम कॉफी शॉप खोलना चाहते हो, क्या खोलना चाहते हो, मौजपुर में क्या खोलना चाहते हो, कॉफी शॉप। क्या खोलना चाहते हो भाई, कॉफी शॉप खोलना चाहते हो। तो मुझे बताओ कॉफी शॉप में, अभी तुम्हें मालूम नहीं होगा, कॉफी शॉप में भी वैरायटी होती है। तो मैं बहुत सारी वैरायटी की बातें तो नहीं करूंगा, मैं 3 वैरायटी की बात करूंगा, कॉफी ए, कॉफी बी और कॉफी सी। कितनी वैरायटी की बातें करी मैंने, 3 वैरायटी की। तुम अपनी कॉफी शॉप में पता है क्या करोगे, 3 तरह की कॉफी डिलीवर किया करोगे, कॉफी ए, कॉफी बी, कॉफी सी। अब तुमने सोचा कि नहीं, मैं अभी कॉफी शॉप नहीं खोल रहा, पहले मैं लोगों से पूछूंगा, यहाँ के आसपास के एरिया में लोगों से ये बात करूंगा कि क्या उन्हें कॉफी पीना पसंद है, क्या उन्हें कॉफी पीना पसंद है, कॉफी पीना पसंद है या टी पीना पसंद है। मान लो 90% लोग, क्योंकि तुम्हें मालूम होनी चाहिए बात कि कॉफी टेस्ट में तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन हेल्थ में उतनी ही बुरी होती है, कॉफी और टी बोथ, कॉफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो पहले वो सर्वे करेगा कि मैं यहाँ पे लोगों से पूछ लूं कि लोगों को कॉफी पीना पसंद है भी या नहीं।
अगर मान लो 80% लोगों ने मना कर दिया कि हम कॉफी पीते ही नहीं है, तो फिर बताओ कॉफी शॉप चलने का चांस है क्या तुम्हारा? नहीं। तो कॉफी शॉप खोलने से पहले अब वो जगह जगह लोगों से सर्वे कर रहा है, घरों पर जाकर बात करता है, रास्ते में चलते हुए लोगों से, वो होता नहीं माइक सा ले लेते हैं, पूछते हैं रिपोर्टर की तरह, तो ऐसे बात करता है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपको टी पीना पसंद है या कॉफी पीना पसंद है? अगर उसने कह दिया कि टी पीना पसंद है, बताओ वो आगे क्वेश्चन करेगा? बात ही खत्म हो गई। वो कौन सी दुकान खोलने के लिए आया है? वो दुकान खोलने के लिए आया है कॉफी की, और सामने से जवाब क्या आ गया कि हम कॉफी पीते ही नहीं है। तो बताओ क्या वो ये बोलेगा कि कौन सा फ्लेवर पसंद है कॉफी का, ए बी सी? जब सामने वाला बंदा बोल रहा है कि उसे कॉफी पीना पसंद ही नहीं है और वो कॉफी पीते ही नहीं है, तो फिर इस सवाल का तो बनता ही नहीं है पूछना कि कौन सा फ्लेवर पसंद है, फ्लेवर ए, फ्लेवर बी और फ्लेवर सी। समझ रहे हो? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे क्वेश्चन का ना एक ऑर्डर होता है। पहले क्वेश्चन में यस और नो मिलेगा तो तुम अगला क्वेश्चन पूछोगे, अगले क्वेश्चन में यस या नो मिलेगा तो तुम अगला क्वेश्चन पूछोगे। जैसे कि एक और बताता हूं, अब तुमने पूछा कि क्या आपको टी पसंद है या कॉफी पसंद है, तो सामने से जवाब आया कॉफी। सामने से क्या जवाब आया? कॉफी। अब मुझे बताओ, अब पूछोगे ना अगला क्वेश्चन कि अगर तुम्हें कॉफी पसंद है तो तीनों में से कौन सा फ्लेवर पसंद है? फिर उसने बताया कि तीनों में से मुझे फ्लेवर बी बड़ा पसंद आता है यहां का। ठीक है, अब वो अगला क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम यहां पर कॉफी शॉप खोलें, ओपन करें, तो आप आएंगे? तो जाहिर सी बात है, वो ऐसे में कोई भी व्यक्ति मना नहीं करता है, सब कहेंगे कि जरूर आएंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को? इसका मतलब ये हुआ कि एक क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है अगला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन के आंसर पर डिपेंड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ रहे हो? तो हर एक क्वेश्चन का अपना एक क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का अपना क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक लिखो, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ, तो लिखो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस में क्वेश्चन मस्ट बी प्लेस्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर। Questions must be placed in a proper order. Questions must be placed in a proper order. कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पेपर इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्वेश्चनर इतना टफ होता है कि सामने वाले को समझ में ही नहीं आता कि कैसे कैसे फिल करना है। तो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। मुझे बताओ, एग्जाम में जब तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उसमें भी इंस्ट्रक्शंस लिखी भी होती है ना कि इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व करना है, पेन का इस्तेमाल करना है या पेंसिल का इस्तेमाल करना है, कहीं पर अगर चॉइस दे रखी है तो किस तरह से चॉइस दी गई है। समझ रहे हो? तो इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। तो चौथा फीचर है इंस्ट्रक्शंस, मतलब क्वेश्चनर से रिलेटेड उसमें क्या होनी चाहिए? इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए प्रॉपरली। तो लिखो, अ क्वेश्चनर मस्ट शो, a questionnaire must show instruction. A questionnaire must show instruction clearly. A questionnaire must show instructions clearly for filling in the form. बोर्ड पे लिखा हुआ है for filling in the form, है ना? जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती है फिलिंग के लिए वो फॉर्म में होनी चाहिए। फॉर फिलिंग इन द फॉर्म, फॉर फिलिंग इन द फॉर्म। मुझे बताओ, सामने वाले बंदे को तुमने क्वेश्चनर भेजा और उसने ना सारी डिटेल भर दी, लेकिन वो अभी तक रिटर्न नहीं करा उसने। तो बताओ, रिटर्न नहीं करा तो गड़बड़ है ना। भरने से क्या होता है, तुम्हें समय पर वापस भी करना चाहिए। तो क्वेश्चन पेपर में ना टाइम भी लिखा हुआ होना चाहिए कि इसको कब तक वापस कर सकते हैं। अगले 10 डेज में वापस कर सकते हैं, अगले 15 डेज में वापस कर सकते हैं, या फिर 15 तारीख से पहले पहले वापस कर सकते हैं। तो इस तरह की रिटर्न के बारे में बात मेंशन होनी चाहिए, नहीं तो सामने वाले को क्या पता चलेगा? सामने वाला बोल देगा हमें तो पता ही नहीं था कब तक वापस करनी है, इसलिए हमने करी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि 5वें पॉइंट पर हमें यह भी ध्यान रखना है, रिटर्न रिक्वेस्ट, मतलब कि वापस करने की रिक्वेस्ट उसमें शामिल होनी चाहिए। प्रार्थना करो कि कृपया इसको समय के अनुसार जमा करवाएं, कृपया इसको समय के अनुसार वापस करें। ऐसा ना हो कि भर के रख लिया, भर के रखने से कुछ नहीं होगा, समय पर इसको क्या करना पड़ेगा? वापस भी करना पड़ेगा। तो मैं ये समय पर वापस करनी पड़ेगी और जरूर करनी पड़ेगी। तो लिखो,
रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द इन्फॉर्मेंट्स। इन्फॉर्मेंट्स वो व्यक्ति होता है जो उस क्वेश्चनर को भर रहा है। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द इन्फॉर्मेंट्स टू रिटर्न द क्वेश्चनर। रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द इन्फॉर्मेंट्स टू रिटर्न द क्वेश्चनर, टू रिटर्न द क्वेश्चनर, है ना। क्वेश्चनर को वापस करने की रिक्वेस्ट करो। बिना रिक्वेस्ट करे आजकल कोई काम नहीं करता भाई, रिक्वेस्ट तो करनी ही चाहिए, ठीक है। तो इन्फॉर्मेंट को रिक्वेस्ट तुम्हें करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगली खासियत देखते हैं। अगली खासियत है 6 नंबर पर कैलकुलेशन। मुझे बताओ, डाटा को टोटल करना, डाटा का मल्टीप्लाई करना, डाटा की एवरेज निकालना, है ना, क्या इस तरह की कैलकुलेशन वो करेगा? नहीं, वो कहेगा मैं बता रहा हूं बस डाटा की टोटलिंग वगैरह करना, मल्टीप्लिकेशन, एवरेज वगैरह निकालना ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं करूंगा। डाटा हमने दे दिया, ये काम खुद करो। मतलब जितनी भी कैलकुलेशन करनी है क्वेश्चनर के अंदर, तो वो कैलकुलेशन हमारे जिम्मे नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए तुम्हारे जिम्मे। तुम डाटा इकट्ठा करवाना चाहते हो तो खुद से करो, ठीक है। तो कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चनर उसे ही बोलेंगे, एक गुड क्वेश्चनर उसे ही बोलेंगे जिसमें कैलकुलेशन वाली बातें नहीं होंगी। और अगर कैलकुलेशन है तो इन्वेस्टिगेटर का काम है करना, ना कि इंफॉर्मेशन देने वाले का, ठीक है। लिखो, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय द इन्फॉर्मेंट्स, क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस, questions involving calculations by the informants must be avoided। मतलब कि अवॉइड होने चाहिए, मतलब कैलकुलेशन इंफॉर्मेंट्स कभी भी नहीं करेगा। by the informants must be avoided, must be avoided, है ना, must be avoided, फुल स्टॉप लगा दो। इन्वेस्टिगेटर अगर ये काम करना ही है तो इन्वेस्टिगेटर खुद करे, हम क्यों करें? तो लिखो, इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब। मतलब अगर कैलकुलेशन का काम करवाना ही है तो खुद ही करो अपने आप, है ना। इंफॉर्मेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, इन्वेस्टिगेटर की जिम्मेदारी बनती है। इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब। Investigator himself should do the calculation job, should do the calculation job। तो कैलकुलेशन जॉब करवाएंगे लेकिन इन्वेस्टिगेटर खुद करेगा, हम नहीं करेंगे। अब एक मुद्दे की बात और है, सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हें इस वाले शब्द का मतलब मालूम है ये क्या होता है? कंट्रोवर्शियल। क्या बोलते हैं कंट्रोवर्शियल को? व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोवर्शियल? कंट्रोवर्शियल उसे कहते हैं, कुछ है ना ऐसे मुद्दे होते हैं। कैसे मुद्दे होते हैं? कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन पर है ना विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन कभी मत पूछना। मेरी राय कुछ अलग, तुम्हारी राय कुछ अलग, तुम्हारे दोस्त की राय कुछ अलग और इसकी राय अलग, एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय, झगड़े हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूं, क्या हमारे देश की सरकार अच्छा काम करती है या बुरा काम करती है? अब मेरी राय अलग, तुम्हारी राय अलग, इसकी राय अलग, इसकी राय अलग, झगड़े हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन, क्या तुम भगवान को मानते हो या नहीं मानते हो? झगड़े हो जाएंगे। क्या देश में सच में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? झगड़े हो जाएंगे। ये ऐसा मुद्दा है कंट्रोवर्शियल। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन मत पूछना। इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछने चाहिए। जैसे कि तुमने पूछा, आपके लिए क्या सारे धर्म बराबर हैं? और अगर धर्म बराबर नहीं है तो आप सबसे बेहतरीन धर्म किसको मानते हैं? अब तुम्हें मालूम है भारत देश के अंदर तो धर्म की बातें कभी मत करना, धर्मों पर भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। कुल मिलाकर कभी भी क्वेश्चनर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हो। गुड क्वेश्चनर उसे कहते हैं जिसमें सारे बातें नॉन कंट्रोवर्शियल हो। तो 7th फीचर लिखो, नॉन कंट्रोवर्शियल। मतलब इसके अंदर सारे क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए? नॉन कंट्रोवर्शियल होने चाहिए, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए,
किसी को तुम व्यक्तिगत तौर पर चोट मत पहुंचाना। ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे, ठीक है, जिससे किसी के दिल को क्या पहुंचे, ठेस पहुंचे। तो लिखो क्वेश्चंस शुड बी सच एज, क्वेश्चंस शुड बी सच एज, कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए अभी बताता हूं। क्वेश्चंस शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड, क्वेश्चंस शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शियली, इम्पार्शियली। क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिनका जवाब हम बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ऐतराज के खुलकर दे सकें। अब देखो डर रहता है ना, कोई कह रहा है कि भगवान को आप भगवान है या नहीं है, क्वेश्चन ये है भगवान है या नहीं है। अब मैं परेशान हूं कि मैं हाँ करूं या ना करूं। अगर मैंने हाँ करा इस पर अगर झगड़े हो गए तो, और अगर मैंने ना कर दिया इस पर अगर झगड़े हो गए तो, क्योंकि मैं बोलता हूं भगवान है, कुछ लोग कहेंगे भगवान नहीं है, फिर कुछ लोग कहेंगे भगवान है, फिर कुछ लोग कहेंगे भगवान नहीं है, झगड़े हो सकते हैं। तो जवाब देने में संकोच हो रहा है कि जवाब दूं या ना दूं। तो ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिनका जवाब खुलकर दिए जा सके। तो ऐसे क्वेश्चंस कभी ना हो जिसमें गड़बड़ लगे हमें। तो क्वेश्चंस शुड बी सच एज कैन बी आंसर्ड इम्पार्शियली, जिनका जवाब हम कैसे दे सके, इम्पार्शियली दे सके, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के, दैट इज कॉल्ड इम्पार्शियली। जवाब कैसे होने चाहिए, इम्पार्शियल होने चाहिए। तो लिखो फुल स्टॉप के बाद लिखो नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड, नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो जवाब देने वाले के दिल को ठेस पहुंचाए, है ना। व्यक्तिगत तौर पर उसके स्वाभिमान को चोट मत पहुंचाना, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछना। नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड, एक भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। नो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड, ठीक है। 8वां फीचर लिखो नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। अनडिजायरेबल कब, एक तो होता है डिजायरेबल, मेरी इच्छा है मैं बताना चाहता हूं, लेकिन अनडिजायरेबल ये मेरी इच्छा नहीं है बताने की। कैसे, तुम ये जानो कि हमारी शादी हुई हुई है, ठीक है, तुम ये क्यों जान रहे हो कि क्या आपस में लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता, क्या आप अपनी बीवी को खुश करते हैं, क्या आप अपनी बीवी को घुमाने ले जाते, पीछे ही पड़ गया बीवी के, बताओ। इतना तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं जितना सामने वाला इंटरेस्टेड हो रहा है, गुस्सा आ जाएगा, है ना। हो सकता है तुम जवाब लेने के लिए, क्वेश्चन भरवाने के लिए जा रहे हो और तुम्हारा ही जवाब बनकर रह जाए। ऐसे काम मत करना, ऐसा कोई क्वेश्चन मत पूछना जो अनडिजायरेबल हो, ठीक है। सिर्फ अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो, हद से बाहर जाओगे तो दुनिया से बाहर कर देगा सामने वाला, ठीक है। तो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, समझ रहे हो इस चीज को। तो लिखो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस, मतलब पर्सनल पूछो लेकिन इतना पर्सनल मत पूछो कि घुसे ही जा रहे हो तुम, ठीक है। अपनी लिमिट में रहो, अपनी हद में रहो। तो लिखो लिखो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड। अनडिजायरेबल क्वेश्चंस और पर्सनल क्वेश्चंस मस्ट बी अवॉइडेड, मस्ट बी अवॉइडेड। मतलब किसी भी तरीके से सामने वाले को ऐसा ना लगे कि यार ये कुछ ज्यादा ही पूछने की कोशिश कर रहा है, मस्ट बी अवॉइडेड। फुल स्टॉप लगा दो, फुल स्टॉप के बाद लिखो द क्वेश्चंस शुड नॉट ऑफेंड। ऑफेंड का मतलब होता है परेशान करना, चिढ़ाना, मतलब क्वेश्चंस उसको ऑफेंड ना करे, उसको गलत ना लगे। क्वेश्चंस ऐसे पूछो तुम्हें भी सही लगे और सामने वाले को भी सही लगे। द क्वेश्चंस शुड नॉट ऑफेंड द इन्फॉर्मेंट्स, द क्वेश्चंस शुड नॉट ऑफेंड द क्वेश्चंस शुड नॉट ऑफेंड द इन्फॉर्मेंट्स, शुड नॉट ऑफेंड द इन्फॉर्मेंट्स। तो सामने वाला जो व्यक्ति है, अगर तुमने उसी को ही गुस्सा दिला दिया
तो फिर वो कहां से जानकारी देगा? फिर तो वो कुछ ऐसा करेगा कि तुम्हारी खुद की जानकारी नहीं मिलेगी कहां गए।